हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैटर होता क्या है। इस यूनिवर्स में या अर्थ में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग, कोई भी सब्सटेंस जब एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है तो उसे मैटर कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अर्ली इंडिया द फिलोसोफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। किसी भी मैटर को पहले के ज़माने में 5 बेसिक एलिमेंट से क्लासिफाई किया जाता है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिन्हें हम पंच तत्व भी बोलते हैं। हवा, धरती, अग्नि, वायु और जल, ये पंच तत्व कहलाते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसका पूरा बताया गया है कि जो मैटर है, मैटर ऐसे सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका मास होता है। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 5 एलिमेंट्स में। देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर नोन एज पंच तत्व। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का जो फिजिकल स्टेट है उसमें ये कहा गया है कि मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। On the basis of chemical composition, matter is classified as pure substance and mixture. फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो मैटर 3 तरीके से इस धरती पे या यूनिवर्स में मिलते हैं। या तो वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, या तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, या तो वो गैस के फॉर्म में मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकली अगर हम इसे सेपरेट करने की कोशिश करें तो या तो प्योर सब्सटेंस होंगे या मिक्सचर होंगे। प्योर सब्सटेंस में बी एलिमेंट और कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर कंपाउंड बनाया जाता है। कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर में बी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर जो होंगे दे कैन बी होमोजीनियस और दे कैन बी हेट्रोजीनियस। एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर? What are the difference between homogeneous and heterogeneous? इनकी डेफिनेशन ये कहती है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड। द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड थ्रू आउट। एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आप हर बार जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं आप हमेशा 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं हर बार, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा सी वाटर, सैंड, जिसमें कभी भी कोई भी सब्सटेंस मिला होता है किसी भी रेशो में, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे सैंड में कितने स्टोन हैं, कितने बैक्टीरिया हैं, रेत कितनी है, ये फिक्स्ड नहीं होता।
इसलिए ये सैंड जो है इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सी वाटर, समुद्र का पानी, उसमें भी चीज़ें फिक्स्ड नहीं हैं, इसलिए वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें, अगर वो सब्सटेंस उस अगर कोई मैटर है तो उसे अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो वो प्योर भी हो सकता है या वो मिक्सचर भी हो सकता है मैटर। अगर प्योर है मतलब इट विल बी अ कंपाउंड। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो एक डेफिनेट रेशो में मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इज़ अ कंपाउंड, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है H2O। तो H2O का एक डेफिनेट फिक्स्ड रेशो है जो ज़िंदगी भर वही रहेगा, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, कभी नहीं बदलता। इसकी डेफिनेशन भी अगर आप बुकिश डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में यही कहा गया है कि इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब मैटर के फिजिकल नेचर की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। भाई सबसे पहली पॉइंट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है मैटर, और वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि उन पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से ना देख पाए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उनमें थोड़ी स्पेस होती है। इसी स्पेस को इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जाता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मूव होते होते एक दूसरे से टकराते भी हैं, मतलब दे अट्रैक्ट ईच अदर। उनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी के थ्रू दे अट्रैक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पर आपके सामने एक एक्टिविटी है ये बताने के लिए कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्टिविटी क्या है? टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर में आप थोड़ा पानी दें एंड नोट इट लेवल, उसका लेवल नोट करें। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट, उसमें थोड़ी सी सॉल्ट या फिर शुगर मिला लें with the help of glass rod. The salt dissolve in water but the level of water does not change. आप देखेंगे आप सॉल्ट या शुगर को पानी में डालेंगे तो बट पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। This is because the particle of salt get into the space between the particles of water. हमें पता है कि वाटर एक मैटर है, मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। वही स्पेस के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल गए हैं, उसी इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स भी मिल गए हैं, जिससे वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम उसे अपनी आईज से नहीं देख सकते। इसका भी एक एक्टिविटी आपको दिया गया है। डिज़ोल्व 2 to 3 crystal of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker।
एक बीकर में आप 100 ml वाटर लें और उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना है। टेक 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water। आप उस सॉल्यूशन से 10 ml निकालिए और उसे फिर से 100 ml वाटर में डालिए। आप देखेंगे कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है। दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन color a large volume of water because there are million of tiny particles in each crystal। आप देखेंगे कि कलर पूरे वाटर का चेंज हो रहा है थ्रू आउट। भले ही कलर लाइट होता जा रहा है बट कलर चेंज ज़रूर हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि देर आर मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि पार्टिकल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं और बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आप देख सकते हैं ये आपने अभी परफॉर्म की है कि उनके बीच में स्पेस होता है। आपने फिर से जो वाटर लिया है बीकर में उसका आप लेवल देखिए। आप शुगर या सॉल्ट डालिए और उसे स्टिर कर लीजिए, मिला लीजिए अच्छे से। आप देखेंगे वाटर का लेवल बढ़ नहीं रहा है, मतलब शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में है। यही सेम एक्टिविटी आपने पहले पॉइंट में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें भी आपको एक प्रॉपर्टी, एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर। आप बीकर में पानी भरिए और आप इंक उसमें पोर कर दीजिए। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर। आप उसे छोड़ दीजिए। The ink spread evenly throughout the water due to the movement of particles of water and ink। इंक आपने बहुत कम जगह पे डाली थी, पर कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि वो इंक के पार्टिकल्स पूरे वाटर में फैल चुके हैं और वाटर के कलर को चेंज कर चुके हैं। मतलब इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तभी तो वो वाटर के हर एंड पे गए हैं, वाटर के हर पार्टिकल से मिक्स हुए हैं। आपने ये भी पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर के पार्टिकल से अट्रैक्ट हुए और इंटरमिक्स हो गए। यही चीज़ आप देखिए लास्ट लाइन में लिखी हुई है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो आप इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मैटर हैं, वाटर और इंक। वाटर के पार्टिकल्स जब इंक के पार्टिकल्स से इंटरमिक्स होंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो डिफ्यूज होंगे। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें भी एक एक्टिविटी आपको दी हुई है। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप एक आयरन नेल लें, एक पीस ऑफ चॉक लें और एक रबर बैंड लें। ट्राई बेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। आयरन नेल को आप ब्रेक करके देखिए, तोड़ के देखिए हैमर से। पीस ऑफ चॉक को आप कट करके देखिए और रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके देखिए। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक अ चॉक। आप देखेंगे चॉक आसानी से ब्रेक हो जाएगी। लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड। रबर बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच करने पर वो टूट जाएगा। और
वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आयरन नेल। आयरन नेल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप हैमर से उसका शेप चेंज कर सकते हो, बट उसे ब्रेक नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इन रबर बैंड और चॉक। आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें आप देखें, सबसे पहला जो डायग्राम है वो आयरन नेल को दर्शा रहा है। इट इज़ डिस्क्राइबिंग द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल, जो कि इतने टाइटली पैक्ड हैं कि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, तभी इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। जबकि चॉक की बात करें या सॉरी रबर की बात करें, तो रबर के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े लूज हैं एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल। द पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर स्लाइटली लूज, इसलिए वो ब्रेक हो गए। और रबर को सबसे आसानी से ब्रेक किया गया है, तो उसके पार्टिकल्स और दूर होंगे। तो कोई भी मैटर अगर उसके पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, मतलब वो मैटर सॉलिड होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें। मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है, इसलिए उनमें मूवमेंट बिल्कुल मिनिमम होगी। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। जो सॉलिड होते हैं उन्हें आप दबाकर उनका शेप नहीं बदल सकते, मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं होते। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उन्हें प्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, एक्सेप्शन ज़रूर है, जैसे स्पंज। स्पंज जो होता है वो सॉलिड है, बट उसे कंप्रेस करके उसका शेप चेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पर इसमें पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड हैं कि उनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते मतलब उनमें डिफ्यूजन बिल्कुल ना के बराबर हो। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इसका डायग्राम भी आप देख रहे हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बारे में ये कहा जाता है कि लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करोगे, लिक्विड को डालोगे, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। इससे ये पता चलता है कि लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं है, हाँ, बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। द शेप बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है पर ज़्यादा नहीं। इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। The force of attraction between the particle is intermediate. Force of attraction मतलब दो particles आपस में टकराएंगे, इनके बीच में force of attraction है। The movement of particle is intermediate. Particles move भी करेंगे पर इतना ज़्यादा नहीं। They are less compressible. पानी या liquid को आप compress नहीं कर सकते या बहुत कम कर सकते हो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस है। अब वहीं हम गैस की बात करें तो इसमें सब मैक्सिमम होगा।
गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप, इनका कोई शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता. गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. पार्टिकल की जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस जिसे बोला जाता है, सबसे ज़्यादा है. इनमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम. क्योंकि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस है तो इसमें मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा होगी. दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल. गैस को आप इजीली सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो. और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होगा. सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में होगा. ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल भी होती है. इसमें पार्टिकल्स मूव भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तभी ये एक दूसरे से दूर भागते हैं. और जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है. आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर तीनों का कंपैरिजन डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया हुआ है. गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस है, लिक्विड में कम स्पेस है, सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम या ना के बराबर होती है. अब क्या हम इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? जैसे कि कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो क्या उसे लिक्विड या गैस में बदला जा सकता है? लिक्विड है तो क्या उसे सॉलिड या गैस में बदला जा सकता है? गैस है तो क्या उसे सॉलिड और लिक्विड में बदला जा सकता है? यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड. जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. When liquid is heated, it will be converted into gas. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में बहुत कम इंटर पार्टिकल स्पेस है, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो मूव करने लगते हैं. मूव करने की वजह से उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ने लगता है. और जब इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज होता है तो वही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है. जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो यही इंटर पार्टिकल स्पेस और बढ़ जाएगा और बढ़ने की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. वैसे ही जस्ट इसका उल्टा, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड. जब आप गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड को जब कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. जब आप गैशियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कूल करेंगे, तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने लगेगी और पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जिससे वो सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड स्टेट को जब आप कूल करेंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस और कम हो जाएगी और पार्टिकल्स एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आएंगे. नज़दीक आने की वजह से वही सब्सटेंस जो लिक्विड में था अब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर. आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब उसे आप हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. इफ़ वाटर इज़ हीटेड, वाटर को हीट करोगे तो इट चेंजेस इनटू स्टीम. स्टीम में बदल जाएगा. इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड, स्टीम को ठंडा करोगे तो इट विल बी चेंज इनटू वाटर. इफ़ वाटर इज़ कूल्ड इट विल बी चेंज इनटू आइस. तो ये चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया गया है. आइस जिसमें पार्टिकल बहुत नज़दीक हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल कम है, तो ये सॉलिड है. जब इसे हीट करेंगे, हीटिंग ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड इज़ नोन एज मेल्टिंग. इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है. तो वो लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट होगा. वाटर को जब आप हीट करेंगे तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा. इसे बॉइलिंग कहा जाता है. बॉईल करते हैं जब वाटर को तो वो गैशियस स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस और बढ़ जाती है.
ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है मेल्टिंग की. When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then, at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. This process is known as melting, is also known as fusion. Melting का दूसरा नाम fusion होता है. The temperature at which solid melt is called the melting point. जैसे आइस को अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगी. तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. इसी से डेफिनेशन बनती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. इसे latent heat of fusion कहा जाता है. उतनी एनर्जी जो कि 1 kg सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दे तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी. वैसे ही बॉइलिंग क्या है? When a liquid is heated, its particle begin to move even faster. जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लगेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक दूसरे से दूर जाने लगेगी. Then at a particular temperature, the liquid begins to boil and change into gas. गैस में बदल जाएगा. तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है. बॉइलिंग ऑफ बल्क phenomenon. When a liquid boil, the bulk of liquid changes into vapor. The temperature at which liquid start boiling is called boiling point. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वो कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट यानी वेपर स्टेट. इसी से बनता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. कितनी हीट एनर्जी लगेगी 1 kg ऑफ लिक्विड को किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस में कन्वर्ट करना, उस बॉइलिंग पॉइंट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है. आई होप आपको ये समझ में आया.